अब्दुल करीम तेलगी रेलवे के एक क्लास 4 ऑफिसर के बेटे थे। उनके पिता काफ़ी सिंसेरिटी और हार्डवर्क से अपना काम कर रहे थे। अपनी जॉब की वजह से उनकी पूरी फैमिली को खानापुर, जो कि कर्नाटका के बेलगांव डिस्ट्रिक्ट में आता है, वहाँ पर शिफ्ट होना पड़ा। फिर वहाँ पर ही अब्दुल करीम तेलगी पले बढ़े। जब अब्दुल करीम तेलगी की उम्र 7-8 साल की रही होगी, तभी उनके पिता की डायबिटीज़ और अन्य बीमारियों से लड़ते हुए मौत हो गई। अब्दुल करीम तेलगी के और भी 2 भाई थे, अब्दुल रहीम और अब्दुल अजीम। अपने पिता की डेथ के बाद ये तीनों भाई खानापुर के रेलवे स्टेशन पर जाकर फ्रूट्स बेचते थे। उस टाइम खानापुर रेलवे स्टेशन पर 10 से 12 ट्रेन आकर रुका करती थी, जिनके भरोसे उनकी रोजी रोटी चलती थी। अपनी स्कूलिंग्स पूरी करने के बाद अब्दुल करीम तेलगी ने बेलगांव के गोगटे कॉलेज ऑफ कॉमर्स से बीकॉम की डिग्री पूरी की। अपनी ग्रेजुएशन की डिग्री पूरी करने के बाद वो जॉब ढूंढने लगा। शुरुआत के कुछ टाइम में उसे जॉब ढूंढने में डिफ़िकल्टी आने लगी। तभी उसको पता चला कि मुंबई में जॉब्स की कोई कमी नहीं है, इसलिए वो सीधे मुंबई चला गया। मुंबई में आते ही उसे फिलिक्स इंडिया नाम की कंपनी में सेल्स एग्जीक्यूटिव की जॉब मिल गई, लेकिन टारगेट अचीव ना कर पाने की वजह से और अच्छा परफॉर्म ना करने की वजह से उसे जॉब से निकाल दिया गया। उसके बाद उसने दूसरी जॉब पकड़ ली। उसे साउथ मुंबई के किशन गेस्ट हाउस में एज ए मैनेजर की जॉब मिल गई। वहाँ पर कुछ टाइम जॉब करने के बाद अब्दुल करीम तेलगी पैसे कमाने के लिए मिडल ईस्ट जाना चाहता था। उसे पता चला था कि मिडल ईस्ट में जाकर काफ़ी ज़्यादा पैसे कमाए जा सकते हैं, इसलिए 1986 में वो सऊदी अरेबिया चला गया और वहाँ जाकर कुछ साल उसने जॉब की। वहाँ पर भी कई सारी जॉब्स उसे छोड़नी पड़ी क्योंकि वो ठीक से काम नहीं कर रहा था। जब उसे पता चला कि यहाँ पर अपना कुछ नहीं हो सकता, तो फिर वहाँ से वो मुंबई वापस लौट आया और यहीं से स्कैम्स की जर्नी शुरू हुई। अब्दुल करीम तेलगी शुरुआत से ही क्विक मनी में इंटरेस्टेड था। उसे मेहनत मशक्क़त की कमाई की बजाय शॉर्टकट से की हुई ज़्यादा और जल्दी कमाई में ज़्यादा इंटरेस्ट था, इसलिए वो अलग अलग तरीके ढूंढने लगा जिससे वो तुरंत बहुत सारे पैसे कमा सके। उसने देखा था कि कई सारे ट्रैवल एजेंट हैं जो लोगों को फेक पासपोर्ट और वीज़ा बनाते हैं, उसके ज़रिए वो काफ़ी सारा पैसा कमा रहे हैं। उन बिजनेसेस को देखकर उसे भी लगा कि मैं भी अगर ये काम शुरू करता हूँ तो बहुत सारा पैसा कमाऊँगा, और इसी के चलते उसने अरेबियन मेट्रो ट्रैवल नाम की एक कंपनी शुरू की। कई सारे लोग जो मिडल ईस्ट कंट्रीज़ में जाना चाहते थे, उनके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स नहीं होते थे। कई सारे लोग ऐसे भी होते थे जो इन चीज़ों के लिए एलिजिबल भी नहीं थे, तो अब्दुल करीम उनके लिए डॉक्यूमेंट्स में हेरा फेरी करके मेक श्योर करता था कि बड़ी आसानी से इमिग्रेशन क्लियर कर पाएँ। कुछ सालों तक वो यही सब करता रहा और इस सब के चलते उसने काफ़ी सारा पैसा भी कमा लिया। लेकिन एक बार इमिग्रेशन ऑफिसर ने उसे रंगे हाथों पकड़ लिया, इसके चलते उसे जेल जाना पड़ा। इमिग्रेशन एक्ट के तहत चीटिंग के एक मामले में उसे कुछ महीने तक जेल में रखा गया, और यहीं पर कुछ ऐसा हुआ कि अब्दुल करीम तेलगी के फ्रॉड के इरादे और भी मजबूत हो गए। जैसा कि हमें पता है कि जेल एक ऐसी जगह होती है जहां पर क्रिमिनल माइंडेड लोग एक जगह पर आते हैं और फिर वहीं पे अपनी स्टोरीज़ को आगे प्लान करते हैं, एक दूसरे के साथ शेयर करते हैं। कई बार तो यहाँ पर उनकी टीम्स बनना शुरू हो जाती है। जिस जेल में अब्दुल करीम तेलगी था, उसी जेल में एक और भी मुजरिम था जिसका नाम था राम रतन सोनी। रतन सोनी स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड डील्स करता था और उसके रिलेटेड एक फ्रॉड में उसे अरेस्ट किया गया था। रतन सोनी रेगुलर क्राइम करता था, वहीं अब्दुल करीम तेलगी फर्स्ट टाइम अरेस्ट हुआ था, इसलिए वहाँ के पुराने मुजरिम उससे बात करने लगे। तो वहाँ पर रतन सोनी ने अब्दुल करीम तेलगी को कहा कि अगर तुम क्राइम करना चाहते हो तो कोई बड़ा क्राइम करो, छोटे मोटे क्राइम में मत फंसो। साथ ही उसने तेलगी को एक फ्रॉड का आइडिया भी दिया। उसने बताया कि गवर्नमेंट का जो स्टैम्प पेपर ऑफिस है उस पर कोई ज़्यादा ध्यान नहीं देता है। ये एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिस पर किसी की भी नज़र नहीं पड़ती। अगर हम नकली स्टैम्प पेपर बनाना शुरू कर दें तो कोई भी ये पता नहीं लगा पाएगा कि ये स्टैम्प पेपर असली है या फिर नकली। और इंडिया में स्टैम्प पेपर का यूज़ भी बहुत सारी जगह किया जाता है, जिसकी वजह से हम फ्रॉड को एक अलग ही लेवल पर ले जा सकते हैं, बहुत ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं। तो जेल से छूटने के बाद तुरंत राम रतन सोनी और अब्दुल करीम तेलगी दोनों ही इस स्कैम पर काम करना शुरू कर देते हैं। उन दोनों को भी पता था
कि अगर हमें इस तरह का कोई स्कैम करना है जो कि बहुत बड़े वॉल्यूम पर रहेगा तो उसके लिए सबसे पहले हमें पॉलिटिशियंस की मदद लेनी होगी, साथ ही गवर्नमेंट ऑफिशियल्स हैं उनकी भी मदद लेनी होगी। वहाँ पर उन्हें अच्छे कनेक्शंस बनाने होंगे, साथ ही सही टाइम पर सही जेब में पैसे भी डालने होंगे। उन्होंने पॉलिटिशियन और गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के अलावा अंडरवर्ल्ड के लोगों से भी कनेक्शन बनाने शुरू कर दिए। सबसे पहले उन्होंने 1994 में स्टैम्प पेंडिंग का लाइसेंस लिया ताकि जब वो फेक स्टैम्प पेपर बेचने शुरू कर दें तब उन पर कोई डाउट ना कर सके। नासिक में इंडियन गवर्नमेंट की एक इंडियन सिक्योरिटी प्रेस है जहाँ पर ये स्टैम्प पेपर्स प्रिंट होते हैं। जब वहाँ की मशीनरी जंक हो जाती है यानी काम करना बंद कर देती है तब उन मशीनरीज को ऑक्शन कर दिया जाता है या फिर उसे भंगार में बेच दिया जाता है। तो अब्दुल करीम तेलगी ने वहाँ पर ऑक्शन में जाकर उन मशीनरीज को खरीदना शुरू कर दिया। साथ ही इंडियन सिक्योरिटी प्रेस के कुछ लोगों से कांटेक्ट बनाकर उसने वहाँ की डाई, प्रिंटिंग के लिए ज़रूरी पेपर और जो बाकी चीज़ें हैं उसे लाना शुरू किया ताकि वो जैसे कि तैसा स्टैम्प पेपर डुप्लीकेट में बना सके। तो अब्दुल करीम तेलगी के पास भी वही इंस्ट्रूमेंट थे, वही टेक्नोलॉजी थी जो इंडियन सिक्योरिटी प्रेस के पास थी, यानी जो स्टैम्प पेपर वो प्रिंट कर रहा था वो एग्जैक्ट सेम था। बस फ़र्क ये था कि इंडियन सिक्योरिटी प्रेस में जो स्टैम्प पेपर प्रिंट किए जा रहे थे वो गवर्नमेंट प्रिंट कर रही थी और यहाँ पर अब्दुल करीम तेलगी प्रिंट कर रहा था। और इसलिए जब ये फेक स्टैम्प पेपर अब्दुल करीम तेलगी बनाने लगा तो ये पता करना बहुत डिफ़िकल्ट हो गया कि वो स्टैम्प पेपर असली है या नहीं। बस स्टैम्प पेपर फ्रॉड ही नहीं, वो इसके साथ और भी अलग अलग फ्रॉड पर काम कर रहा था, जैसे कि मनी लॉन्ड्रिंग फ्रॉड। लेकिन जब स्टैम्प पेपर फ्रॉड का साइज़ बढ़ने लगा और जब इस फ्रॉड में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल दिखा तो इसके बाद उसने अपने जो साइड फ्रॉड्स थे उसे धीरे धीरे बंद कर दिया और कम्प्लीटली इसी फ्रॉड पर फोकस किया। आगे चलकर कुछ डिफरेंसेस की वजह से राम रतन सोनी और अब्दुल करीम तेलगी सेपरेट हो गए और फिर अब्दुल करीम तेलगी अपने स्टैम्प पेपर को एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की तरह चलाने लगा। उसने फेक स्टैम्प पेपर, नॉन जुडिकल स्टैम्प, रेवेन्यू स्टैम्प्स, नोटोरियल स्टैम्प्स, ब्रोकर नोट्स, शेयर ट्रांसफ़र सर्टिफिकेट्स, इंश्योरेंस स्टैम्प्स, इन सभी के डुप्लीकेट्स बनाना शुरू कर दिए। उसे वॉल्यूम के साथ बेचने भी लगा। अपने स्कैम्स को बहुत बड़े लेवल पर चलाने के लिए उसने करीब 350 MBA स्टूडेंट्स को एज ए एजेंट हायर किया हुआ था और उन एजेंट्स के जरिए वो अपनी एक फेक स्टैम्प पेपर वॉल्यूम में बेचने लगा। उसने बैंक्स, इंश्योरेंस कंपनीज, स्टॉक ब्रोकरेज फर्म्स और बाकी कई बिजनेसेस को अपने स्टैम्प पेपर बेच दिए थे। वो अपने ये स्टैम्प पेपर डिस्काउंट में बेचता था तो बिजनेसेस को लगता था कि ये स्टैम्प पेपर तो असली हैं, लेकिन इन लोगों ने ये स्टैम्प पेपर कहीं से चुरा लिए होंगे, इसलिए वो डिस्काउंट में दे रहे हैं। इसलिए बाद में बहुत सारे बिजनेसेस डायरेक्टली उसे अप्रोच करने लगे और स्टैम्प पेपर्स खरीदने लगे। अब्दुल करीम तेलगी को पता था कि अगर उसे अपने इस फ्रॉड्स को अलग लेवल पर ले जाना है तो उसे असली स्टैम्प पेपर को मार्केट में शॉर्टेज करना पड़ेगा और इसलिए वो कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स और पॉलिटिशियंस से मिली भगत करके असली स्टैम्प पेपर्स फेक एड्रेसेस पर भिजवाने लगा। इसके चलते बहुत सारे असली स्टैम्प पेपर गलत एड्रेस पर जाकर पड़े रहते थे। तो उसने ये मेक श्योर किया था कि मार्केट में किसी भी हालत में असली स्टैम्प पेपर का शॉर्टेज बना रहे। अपने स्टैम्प पेपर्स फ्रॉड को अब्दुल करीम तेलगी बहुत तेज़ी से सेपरेट करने लगा। उसने अपने इस फेक स्टैम्प पेपर को 18 स्टेट्स में सेपरेट कर दिया था। ये इमेजिन करना बहुत मुश्किल है कि उसने 32,000 करोड़ रुपए के फेक स्टैम्प पेपर बेच दिए थे। फ्रॉड्स से कमाए हुए पैसों से वो अय्याशी करने लगा और लाखों करोड़ों रुपए बस बार में जाके उड़ाने लगा। ऐसा माना जाता है कि उसने एक रात में एक लड़की के ऊपर 93 लाख रुपए एक ही रात में उड़ा दिए थे। लेकिन फिर साल 2000 में कुछ ऐसा हुआ जिससे अब्दुल करीम तेलगी का स्टैम्प पेपर बाहर आया। साल 2000 में बेंगलुरु पुलिस को ये एक टिप मिली कि 2 लोग फेक स्टैम्प पेपर ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं। फिर उन्होंने इस टिप के बेसिस पर वहाँ पर जाकर छापा मारा। उस छापे में जो फेक स्टैम्प पेपर पकड़े गए थे वो सारे रियल स्टैम्प पेपर जैसे थे। इससे पुलिस को भी पता चल गया कि ये काफ़ी बड़ा स्कैम हो सकता है, इसलिए उन्होंने डिटेल में इन्वेस्टिगेशन करना शुरू कर दिया। शुरू में तो उन लोगों ने कुछ नहीं बताया, लेकिन बाद में वो सारी बातें बताने लगे, जिसमें एक नाम था अब्दुल करीम तेलगी का। पुलिस ने तुरंत अब्दुल करीम तेलगी के फ़ोन्स को टैप करना शुरू किया
जिससे पुलिस को पता चला कि अब्दुल करीम तेलगी इस गेम में मेन प्लेयर है, तो उन्होंने तुरंत से उसे ढूंढना शुरू किया। जब उसे ढूंढना शुरू किया तो पता चला कि अब्दुल करीम तेलगी भाग गया है, वो कहीं पर नहीं मिल रहा है। फिर कुछ दिनों बाद अगेन पुलिस को ये टिप मिली कि वो अजमेर जा रहा है और फिर पुलिस ने वहां जाकर उसे अरेस्ट कर लिया। अब्दुल करीम तेलगी से पूरे मामले में छानबीन करने के बाद पता चला कि ये काफ़ी बड़ा स्कैम है, जिसके बाद SIT यानी कि स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम फॉर्म की गई और फिर SIT ने इनके आगे की जांच शुरू की। SIT ने देखा कि अब्दुल करीम तेलगी 1994 से ये स्कैम कर रहा है और उसने बहुत बड़ी मात्रा में फेक स्टैम्प पेपर फैला दिए हैं। कुछ एरियाज़ में तो कंडीशन ऐसी थी कि वहाँ पर फेक स्टैम्प पेपर ज़्यादा थे और असली कम, लेकिन लोगों को तो ये पता नहीं था कि उनके खरीदा वो स्टैम्प पेपर फेक था। SIT इन्वेस्टिगेशन में ये भी पता चला कि स्कैम से अब्दुल करीम तेलगी ने बहुत सारा पैसा कमाया है। देश भर में उसने करीब 40 प्रॉपर्टीज़ भी खरीद रखी हैं। SIT ने इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट बनाई थी उसमें उन्होंने बताया था कि इस केस में नासिक की जो इंडियन सिक्योरिटी प्रेस है उसके कुछ ऑफिशियल्स भी जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अब्दुल करीम तेलगी के स्टैम्प पेपर्स प्रिंटिंग से रिलेटेड टेक्नोलॉजी प्रोवाइड करवाई। लेकिन इस सब के बावजूद भी उन ऑफिशियल्स के ऊपर कोई कार्रवाई नहीं की गई। इस पूरे मामले की छानबीन के बाद कई सारे पॉलिटिशियंस के नाम भी बाहर आए, जिसमें एक नाम था अनिल गोटे, जो कि तब समाजवादी जनता पार्टी के नेता थे। पूरे मामले में अनिल गोटे को 4 साल की सजा दी हुई। बाद में उन पर लगे आरोप हटा लिए गए। जब अब्दुल करीम तेलगी का नार्को टेस्ट हुआ था तो उसने अलग अलग पॉलिटिशियंस के नाम लिए थे, जैसे कि NCP लीडर्स, लेकिन बाद में इस नार्को टेस्ट को लेकर काफ़ी बवाल मचा। कई सारी अथॉरिटी ने कहा कि जब ये नार्को टेस्ट हुआ था तो अब्दुल करीम तेलगी होश में था। इस केस में कई सारे पुलिस ऑफिसर भी इन्वॉल्व थे। जब अब्दुल करीम तेलगी को अरेस्ट किया गया था तब मुंबई की पुलिस इंस्पेक्टर ने कहा, हम अब्दुल करीम तेलगी के फ्लैट की तलाशी लेने उसे साथ में ले जा रहे हैं। और फिर बाद में पता चला कि अब्दुल करीम तेलगी उन पुलिस इंस्पेक्टर्स के साथ मिलकर आराम कर रहा है और मज़े कर रहा है, तो पैसे देकर उसने लगभग सभी को अपना कर लिया था। जब इस मामले की छानबीन चल रही थी तब पुलिस इंस्पेक्टर प्रताप काकड़े की मिस्टीरियस डेथ हो गई और बाद में ये पूरा मामला SIT से CBI को ट्रांसफ़र कर दिया गया और उसके बाद ज़्यादा कुछ नहीं हुआ। फिर 2006 में कोर्ट ने तेलगी को 30 साल की सज़ा सुनाई, साथ ही 202 करोड़ रुपए का फ़ाइन भी लगाया। ये फ़ाइन किसी मुजरिम पर लगाया गया अब तक का सबसे बड़ा फ़ाइन था। साथ ही अब्दुल करीम तेलगी के साथी को भी सज़ा हुई। बाद में अब्दुल करीम तेलगी की 30 साल की सज़ा को कम कर 13 साल का कर दिया गया। की सज़ा काटते काटते 2017 में अब्दुल करीम तेलगी की डेथ हो गई। उसकी डेथ को लेकर भी काफ़ी कंट्रोवर्सीज़ हैं, जैसे कि अब्दुल करीम तेलगी को भी हर्षद मेहता की तरह जेल में ही मार दिया गया ताकि इस मामले में जुड़े बाकी लोगों के नाम सामने ना आए, क्योंकि हर्षद मेहता और अब्दुल करीम तेलगी दोनों मामले में कुछ पॉलिटिशियंस और कुछ गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के नाम लिए गए थे और दोनों की अब जेल में हुई। अब्दुल करीम तेलगी का कहना है कि वो इस पूरे मामले में एक बहुत ही छोटा प्लेयर है और ऐसे बहुत सारे बड़े लोग हैं जिनका इस पूरे स्कैम में बहुत बड़ा रोल है, लेकिन आगे कभी भी ये बड़े नाम कभी सामने नहीं आए। बाद में उसकी डेथ के बाद नासिक कोर्ट ने इस स्टैम्प पेपर मामले के सारे आरोपियों को सबूतों के अभाव में छोड़ दिया, जिसके बाद तेलगी पर लगे सारे आरोपों को हटा लिया गया। तेलगी के बाद ये पूरा मामला ख़त्म हो गया और इस पूरे स्कैम को लीगल बता दिया गया ताकि जो भी कॉन्टैक्ट्स हुए थे वो सारे वैलिड रहें। इस पूरे मामले में आपकी क्या राय है दोस्तों, हमें कमेंट्स करके ज़रूर बताएं और हमारे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।